हाय बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत विधिवत तरीके से चल रही होगी। देखिए बच्चों, आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई विधिवत तरीके से करते रहिए। ठीक है, जिनकी विधिवत तरीके से चल रही है तो बहुत बढ़िया, जिनकी नहीं चल रही है तो अपनी विधिवत तरीके से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं। तो इसी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए बच्चों, मैं आपके क्लास 10th की जो भौतिक विज्ञान है उसकी कुछ स्पेशल क्लासेस लेकर के आया हूं। इन क्लासेस में मैं आपको भौतिक विज्ञान के सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा और आपकी एक बेहतरीन तैयारी में करवाऊंगा। देखिए बच्चों, जिन लोगों ने स्टडी नहीं करी है अभी तक, ठीक है, तो उनके लिए तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जिन लोगों ने अपनी स्टडी करी अच्छे तरीके से, तो उनके लिए जानते क्या, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस ये है कि यहाँ पे पूरा रिवीजन हो जाएगा और उनके सारे टॉपिक्स और सारे डाउट्स उनके मैं क्लियर करा दूंगा। उसके बाद में क्या है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे करा दूंगा, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके सारे पढ़े हुए टॉपिक से ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा, आपके जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे आपके सारे पढ़े हुए टॉपिक से मिलेंगे, और अगर आपने उनको अच्छे तरीके से पढ़ा है, आप पढ़ाई करते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से वहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, मन लगा करके, ध्यान लगा करके, अच्छे से शांत माहौल बना करके बैठ जाइएगा। ठीक है, आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है और आज क्लास में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए बच्चों, आपके जो क्लास 10 की जो भौतिक विज्ञान है, ठीक है, इसमें आपके चार टॉपिक है। आप ये कर लीजिए कि इसमें आपके चार लेसन हैं, तो चार चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और दूसरा है मानवनेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तीसरा है विद्युत, चौथा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये आपकी पूरी एक यूनिट है, ये आपकी पूरी एक यूनिट कह लीजिएगा इस तरीके से। तो जानते हो बच्चों, जो आपकी भौतिक विज्ञान है आपकी क्लास 10th में, इससे जानते हो बच्चों 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए। इसमें जानते क्या होंगे, आपके 7 क्वेश्चन जो होते हैं, 7 क्वेश्चंस वो कैसे होते हैं जानते हो, एमसीक्यू। कैसे होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। 7 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से आपके एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, जो 7 नंबर के होते हैं, 7 मार्क्स के होते हैं। बाकी के क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिनको आपको कॉपी पर लिखना होता है। ये 7 क्वेश्चन आपको ओएमआर पर करने होते हैं। तो जो देखिएगा, इसमें जो आपका ये टॉपिक है, आपका जो लाइट यानी कि प्रकाश, ये प्रकाश में ही पूरा काउंट होगा आपका। तो जानते हो बच्चों, इसमें से जो आपका है वो 12 नंबर का, 12 मार्क्स का परीक्षा में पूछा जाता है, समझ गए। और जो आपका ये पूरा टॉपिक है विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इससे आपके एग्जाम में जानते हो 13 नंबर का पूछा जाता है, 13 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों, यहाँ पे जो आपका है आप जोड़ सकते हैं, 12 + 13 आपका 25, यानी कि 25 मार्क्स का फिजिक्स में से बच्चों पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है कि आपके 7 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, जो 7 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिनका आंसर आपको आंसर शीट पर देना होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों जानते हो, हम यहाँ पे टॉपिक आपका हम पढ़ाएंगे प्रकाश परावर्तन था अपवर्तन। देखिए बच्चों, यहाँ पर चूंकि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक है, अतः मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। एक तरीके से आपका रिवीजन वर्क जैसे वो नहीं होता है, एक तरीके से आपका रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा आपको, लेकिन बहुत डिटेल में ना पढ़ाकर, क्योंकि अभी क्या है, इसके बाद में इनके न्यूमेरिकल्स भी कराने, उसके बाद में क्या है कि मैं आपको एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको कराने हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आगे क्लास अपनी आज की। तो पहला चैप्टर हमारा चैप्टर 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, हम आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश है क्या, प्रकाश क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में चलता है।
जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी प्रकाश वो ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, प्रकाश की वजह से देख पा रहे हैं। प्रकाश ना होता मैं दिखाई नहीं पड़ता यहाँ पर, समझ गए। यानी कि प्रकाश वह विकिरण है, ठीक है, जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जब कभी आप अपने बंद अंधेरे कमरे में जाते हैं, बताइए कि आपको वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश ही नहीं है। तो प्रकाश क्या होता है? वस्तुओं को विजुअल बनाता है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करता है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। हाँ, इसके अगले वाले टॉपिक में आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है कि प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण पढ़ते हैं कि प्रकाश के गुण क्या है, मतलब ये कैसे कैसे बिहेव करता है इसमें, और मतलब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। आपने देखा हो कि प्रकाश जो होता है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रकाश जा रहा कहीं पे ऐसे मुड़ गया। आप जब टॉर्च लगाते हैं, आपने देखा होगा टॉर्च का प्रकाश, टॉर्च जब आप लगाते हैं सीधा प्रकाश, बिल्कुल सीधा प्रकाश जाता है ना, बिल्कुल। ये तो नहीं कि प्रकाश आप टॉर्च ऐसे लगाए, प्रकाश जगह फिर ऐसे मुड़ गया हो ना, ऐसा कभी नहीं होता ना। तो प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रकाश एक विकिरण है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। देखिए प्रकाश जो होता है, इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति चलता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? निर्वात। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्यान रखिए बच्चों, याद रखिए, इसका बहुत यूज होने वाला न्यूमेरिकल में कि प्रकाश की चाल निर्वात या फिर वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट, चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार कोई भी तल चमकदार है, चिकना है, तो उससे क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता है जब किसी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है, तभी हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। समझ गए? प्रकाश जब उनसे टकराएगा, उससे उसका परावर्तन होगा और वो किरणें आके हमारी आंखों में मिलेंगी, ठीक है। तब जानते हो क्या होगा? वो वस्तु हम देख पाएंगे। फिर क्या? अगला पॉइंट, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, उसका क्या होता है? अपवर्तन होता है। अब ये अपवर्तन क्या है बच्चों? अभी आगे हम पढ़ेंगे। परावर्तन क्या है? अभी इसको भी मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। अपवर्तन क्या है? ये भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। आप सब लोग जानते हैं कि जो प्रकाश होता है, जानते हो, ये अपने अवयवी रंगों, यानी कि इसमें 7 अवयवी रंग होते हैं, इन्हें विबग्योर भी कहते हैं। विबग्योर इनका क्या होता है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता है ना, विबग्योर। तो 7 अवयवी रंग होते हैं। तो प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो क्या होता है? वो प्रिज्म इसके अवयवी रंगों को अलग कर देता है। वर्ण विक्षेपण इसके रंगों को अलग अलग कर देता है, तो होता है वर्ण विक्षेपण होता है। फिर क्या? प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है। बच्चों ये जो घटना है, ये प्रकाश में व्यतिकरण है, प्रकाश में विवर्तन है, ये सब घटना हम 12th में आगे डिस्कस करेंगे। 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है। इसके बाद प्रकाश की और भी घटना है, जिससे प्रकाश में ध्रुवण होता है, वो भी हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में क्या कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, ये भी सब 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ 10th क्लास में ये परावर्तन और अपवर्तन, सिर्फ ये 2 घटनाएं स्टडी करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक हमारा क्या है? सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए बच्चों, जब प्रकाश किसी चिकनी अथवा पालिशदार तल पर गिरता है या उस तल से टकराता है, तो टकरा करके उसका अधिकांशतः भाग क्या होता है? उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से आया। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक दर्पण बनाया हुआ है, मिरर जिसे बोलते हैं। M1 M2 क्या है जानते हो? ये दर्पण क्या है? दर्पण है बच्चों, देखिएगा दर्पण, ठीक है। चिकना, तो दर्पण चिकना होता है, वो चिकना। तो इस पे कोई प्रकाश किरण ये आ रही है, ठीक है,
टकरा रही मतलब इस पे गिर रही इस तल पे, और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस जा रही है। ये घटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन। को लिखा भी हो कि जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार पृष्ठ पर गिरता है, पृष्ठ कह लीजिएगा, तल कह लीजिएगा, पृष्ठ पर गिरता है या टकराता है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर समझ लीजिएगा जरा इसको अच्छे से। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो किरण आ रही है प्रकाश की किरण, किसकी है? प्रकाश है। ये प्रकाश की ही किरण है। प्रकाश जानते हो, ये प्रकाश आ रहा है किरण के रूप में आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे टकरा रहा है, और फिर यहाँ से टकराने के बाद उसी माध्यम वापस जा रहा है। तो बच्चों देखिए, जो ये किरण आ रही है ना, इससे बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित। आ रही ना, तो इसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है। और बच्चों, जहां पर प्रकाश किरण टकराती है, जानते हो, जिस तल पे टकराती है उस तल पे यानी कि उसके टकराने वाले बिंदु पे हम क्या करते हैं? एक उसी पर लंबवत रेखा खींचते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जानते हो? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्योंकि ये लंबवत होती है ना सरफेस पे, तो ये क्या होती है? अभिलंब। ठीक है। अब क्या है, ये जो किरण टकराने के बाद वापस लौट रही है, वापस जा रही उसी माध्यम में, इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। बच्चों अच्छे से समझ लीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। ये है परावर्तित किरण। ठीक है। ये चिकना तल है, आपका दर्पण है, और देखिए जिस बिंदु पर किरण ये टकराती है, प्रकाश टकराता है, उस बिंदु को बच्चों बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। मतलब जिस तल के जिस बिंदु पर प्रकाश टकराता है या प्रकाश में टकराती है, वो क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। मतलब जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है, क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। और जो किरण वापस लौट रही वो क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? ये आपकी आपतित किरण है और ये क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है? आपतन कोण। देखिएगा, जो यहाँ पे कोण बन रहा आई, ये क्या है? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। कैसे से कहेंगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? परावर्तन कोण। कैसे बनता है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों समझ गए कि जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराता है, तो उस तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहाँ पर आपने प्रकाश का परावर्तन समझ लिया, यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण भी समझ लिया। आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण क्या है? अभिलंब क्या है? परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण क्या है? ये चीजें आपने समझ ली। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन समझ लिया होगा। देखिए बच्चों, चूंकि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक है, ठीक है, अतः बहुत डिटेल में ना पढ़ा करके एक तरीके से आपका मैं यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ। उसके बाद में क्या है, चूंकि अभी इसके न्यूमेरिकल्स भी कराने हैं और आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक बच्चों देखिएगा हमारा है परावर्तन के नियम। कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो किसी न किसी नियम के अनुसार ही होता होगा। उसके क्या नियम है, वो किन नियमों का फॉलो करता है। देखिए बच्चों, तो इस परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यार ये एक ही तल, ये तल वाली बात क्या है समझ में नहीं आती। चलिए बच्चों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए जैसे मान लीजिएगा हमारे पास हमने एक कॉपी ले ली है, इसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद भी करूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा।
तो देखिए बच्चों, मेरे पास ये एक कॉपी है, ठीक है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे इसका मैंने एक पन्ना इसे पलट लिया है, ठीक है, हमारे पास ये एक तल है, क्या है, पृष्ठ है, इसे हम तल बोल सकते हैं, और एक मेरे पास तल ये, ठीक है। तो मान लीजिएगा इस तल पे कोई प्रकाश किरण ये ऐसे आती है, ऐसे आती है, ठीक है। तो ऐसे ये आ रही है, तो यहाँ पर ये कौन सी किरण होगी, आपतित किरण, कौन सी होगी। अच्छा, यहीं पर जानते हो, इसी आपतन बिंदु पर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब भी ड्रा करेंगे, जो वो भी इसी तल पे रहेगा। अब ये जो आपतित किरण थी, जब इसका परावर्तन होगा तो ये परावर्तित होकर के ऐसे चली जाएगी। मतलब यहाँ पे देखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों कहाँ होंगे, एक ही तल में होंगे। कहाँ होंगे, एक ही तल में होंगे, दूसरे तल में ये नहीं जाएंगे, समझ गए। इसके बाद देखिए इसके बाद बच्चों देखिए इसका अगला रूल क्या है। अगला रूल ये है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। जैसा कि अभी आपने पीछे पढ़ा था कि ये आपतन कोण आपका, ये आपतन कोण आई और ये परावर्तन कोण आ, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या रहेंगे, बराबर होंगे। आपतन कोण बराबर किसके होगा, परावर्तन कोण, बराबर परावर्तन कोण। मतलब क्या रहेगा, कोण आई इक्वल टू कोण आर। अच्छा देखिए, तो ये है सेकंड रूल हो गया। तो परावर्तन के यही दो नियम होते हैं, और इन्हीं रूल्स का फॉलो करके ही, ठीक है, हम बहुत सारी चीजें आगे भी स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक बच्चों यहाँ पर है कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, इसको पहले प्रतिबिंब को समझ लें कि ये प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए बच्चों, प्रतिबिंब, इमेज, जिसे क्या बोलते हैं, इमेज की इमेज क्या होती है। देखो बच्चों समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। देखिए बच्चों, आपके घर में, सब लोगों के घर में शीशा होगा, उसे दर्पण बोलते हैं, दर्पण, ठीक है। उसमें आप लोग चेहरा देखते हैं, तो जब उसके सामने आप खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कि उस दर्पण में एक वैसा ही चेहरा, जैसा कि आपका चेहरा है, ठीक, वैसी ही शक्ल, वैसा ही फेस आपका दर्पण में बन जाता है। तो उसका काम क्या जानते हो, उसने आपके चेहरे का चेहरा एक दूसरा हम शक्ल तैयार कर दिया। यानी कि जब किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं, ठीक है, तो जानते हो, तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है, आकृति बन जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। देखिए बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे वस्तु को बिंब कहते हैं, क्या कहते हैं, वस्तु को बिंब कहते हैं। अब बिंब का बिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। क्या होता है, प्रतिबिंब। बहुत से बच्चे नहीं जान पाते हैं, तो उनको लगता है कि बिंब का मतलब प्रतिबिंब होता होगा, नहीं, वस्तु को बिंब कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वस्तु को क्या कहते हैं, बिंब। अब बिंब का बिंब तो क्या कर लगा, प्रतिबिंब। तो जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, ठीक है, तो उस दर्पण में वस्तु की आकृति बन जाती है। उस आकृति को क्या कहते हैं, उस आकृति को कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। देखो लिखा भी है, जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, उस आकृति को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब बच्चों यहाँ पर देखिए दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अभी देखिए बच्चों, मैंने इसके पहले आपको बताया भी था कि जब किसी वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं, ठीक है, उससे मतलब टकरा करके उससे परावर्तित होकर के चलती हैं, और जब वो मिलती हैं तभी उसका क्या होता है, वो हमें दिखाई पड़ती है, मतलब उनका क्या है, प्रतिबिंब बनता है, समझ गए। तो अब किसी वस्तु से किरणें चली हैं परावर्तित होकर के, अगर वो वास्तव में कहीं पर मिलेगी तो उनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक मिलेगी, वास्तविक बनेगा। अगर वो वास्तव में नहीं मिलती है तो कैसा बनेगा, अवास्तविक बनेगा, या फिर उसे कहते हैं आभासी। क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु को हम देखते हैं, जानते हो क्या होता है, उस वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं, हमारे आंख के रेटिना में प्रवेश करती हैं, और उस वस्तु का हमें आभास होता है, वो वस्तु मुझे दिखाई दे जाती है, समझ गया ना। तो अगर किसी वस्तु से परावर्तित होकर चलने वाली किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि वास्तव में, यानी कि रियलिटी में मिलती हैं, तो वहां पर क्या होगा, उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर वो वास्तव में नहीं मिलती हैं, मतलब वास्तव में अगर मिलती नहीं है, तो वहां पर उनका इमेज कैसी बनेगी, जानते हो, अवास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, अवास्तविक प्रतिबिंब, जिससे हम लोग आभासी प्रतिबिंब
कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। और ध्यान देना यहाँ पे कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं और इन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा है गोलीय दर्पण का, कि गोलीय दर्पण क्या होता है। पहले इसके बारे में बच्चों समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, जो गोलीय दर्पण होता है, वैसे दर्पण बच्चों, दर्पण के बारे में बात करें, ठीक है। दर्पण एक जानते हो चिकना चमकदार तल होता है जो प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन करता है, ठीक है, वो दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। बच्चों यहाँ पर समतल दर्पण सिलेबस में हमारे नहीं है तो उससे स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि आपकी परीक्षा नजदीक है तो उसको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। तो पहले गोलीय दर्पण को ही पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, इसको भी एक नजर इस पर डाल लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। देखो जो जैसे आप लोगों ने देखा कि आप फुटबॉल होता है, जो आपका फुटबॉल होता है, फुटबॉल से आप सभी लोग खेले होंगे, ठीक है, तो वैसे मान लीजिएगा कोई कांच का खोखला गोला है, कैसा है, कांच का खोखला गोला है जो बिल्कुल पारदर्शी है, उसको हम बीच से काट दें, ठीक है, उसका कोई थोड़ा सा पार्ट काट दें ऐसे, तो उसको जो हमने थोड़ा सा पार्ट काट दिया है, मान लीजिएगा या बीच से भी आपसे काट सकते हैं, तो उसके जानते हो किसी जो आपने काट करके भाग निकाला है उसके किसी एक भाग पर अगर आप पल्स कर दें, चाहे उसके उभरे हुए भाग पर चाहे उसके अंदर की ओर धसे हुए भाग पर, किसी एक तरफ ही आपको पल्स करना है। अगर आप पल्स कर देते हैं तो जो आपको दर्पण मिलेगा वो जानते क्या होगा, वो गोलीय दर्पण ही होगा। मतलब गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, काटा गया भाग होता है, समझ गए, जिसके एक तल पर कलई अथवा पालिश होती है, जिसके एक तल पर मतलब चाहे बाहरी तल पर या फिर अंदर वाले तल पर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। देखिए इन दोनों दर्पण की इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये वाला डायग्राम आप समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा इसका डायग्राम उल्टा है, हालांकि मैंने इसको बना दिया है। देखो ये अवतल दर्पण कि अगर जैसे यहाँ पर जानते हो क्या है, गोलीय दर्पण जो है एक कांच के खोखले गोले को काट करके इतना भाग निकाला गया है, समझ गए, इसके उभरे हुए तल पर पालिश कर दी गई। अगर उस गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल पर पालिश कर दी गई है और उसका जो अंदर की ओर धसा हुआ तल है ना, अंदर की ओर जो धसा हुआ तल, ये जानते हो ये क्या है, ये आपका है परावर्तक तल। क्या है, परावर्तक तल अगर है, ठीक है, तो ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा जानते हो, ऐसा दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। और अगर गोलीय दर्पण के जानते हो जो अंदर की ओर धसा हुआ भाग है उस पर पालिश कर दी जाए, ये जो आप रेखा देख रहे हैं ना, ये पालिश को दर्शा रही है, मतलब इसके अंदर वाले भाग पर पालिश की गई है, ठीक है। तो इसका जो बाहर वाला तल है ये कैसा होगा जानते हो, परावर्तक तल। इसका उभरा हुआ तल कैसा होता है, परावर्तक तल। तो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब उसके धसे हुए तल पर क्या होती है, पालिश होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी परिभाषाएं लिखी हुई है कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। कि बच्चों देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखिए इससे संबंधित परिभाषा के गोलीय दर्पण के जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स, तो उसके बारे में जानते हो जो परिभाषाएं गोलीय दर्पण से संबंधित है इनको अच्छे से समझना पड़ेगा। जब ये समझ पाएंगे तभी न्यूमेरिकल में क्या पूछा उसे कैसे सॉल्व करना है तभी हम वहां पर जान पाएंगे, समझ गए। देखिए बच्चों जैसे क्या है, सबसे पहले वक्रता केंद्र की वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों, देखिए मान लीजिएगा ये एक गोलीय दर्पण है, ये हमारे पास क्या है, गोलीय दर्पण है। देखिए ये कांच का खोखला गोला था, कांच का खोखला गोला था, ठीक, इसको इतना पार्ट, इसका इतना पार्ट काट करके निकाल लिया गया। अब इसके बाहरी तल पर हमने क्या कर दी, पालिश कर दी। देखिए यहाँ पर जो जानते हो क्या बनेगा, फिर ये अवतल दर्पण बनेगा क्योंकि इसके बाहरी तल पर क्या है, पालिश है। तो ये कौन सा दर्पण बनेगा जानते हो, अवतल। कौन सा दर्पण बनेगा, ये अवतल दर्पण बनेगा बच्चों, ठीक है। तो जिस कांच के खोखले गोले को काट करके आपने दर्पण बनाया था उस गोले का कोई कोई केंद्र तो हो ही होगा, ठीक है, क्या होगा, केंद्र होगा। तो उस केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस केंद्र को क्या बोलेंगे जानते हो, उस गोले के केंद्र को बोलेंगे वक्रता केंद्र। जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्या है जानते हो, ये है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र,
ये जो सी पॉइंट है क्या है, वक्रता केंद्र। समझ गए, क्या है, वक्रता केंद्र है। इसके बाद फिर क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या। देखिए ये तो आपका गोली दर्पण हो गया ना, गोली दर्पण ये हो गया। अब ये क्या, वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जब ये बनाया गया तो किसी कांच के खोखले गोले को काट करके बनाया गया। तो उस कांच के खोखले गोले की जो त्रिज्या है वो क्या कहलाती है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अच्छा वैसे देखिएगा, ये तो केंद्र हो गया गोले का, तो ये क्या कहलाएगी, ये लाइन क्या होगी जानते हो, ये त्रिज्या ही तो होगी। तो इसे लिखेंगे कैपिटल आर से। वक्रता त्रिज्या जो होती है उसे कैपिटल आर से नोट करते हैं। यानी गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है, ठीक है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आ जाइएगा ध्रुव। ये ध्रुव क्या है, ध्रुव देखिएगा बच्चों, ये गोली दर्पण आपका है, ये क्या है, गोली दर्पण है, समझ लीजिएगा इसको। अब गोली दर्पण का ये देखो अंदर वाला भाग क्या है, परावर्तक तल। ये वाला भाग क्या है जानते हो, ये वाला भाग परावर्तक तल है। तो इस परावर्तक तल के, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जो इसका मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु, ये क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव। क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव, मतलब पोल, POLE पोल। तो उसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, समझिए, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका देखिएगा फिर क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। बच्चों देखिएगा, ये है गोली दर्पण का ध्रुव, आप समझ चुके हैं कि ध्रुव क्या है, और ये है वक्रता केंद्र, ये भी आप लोग समझ चुके हैं। तो गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। इसे प्रिंसिपल एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो रेखा जानते हो क्या कहलाएगी, ये जो रेखा है, ये रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखिए अगला टॉपिक क्या है, मुख्य फोकस। अभी मुख्य फोकस डिस्कस करेंगे, फोकस दूरी और फोकस तल, दर्पण का द्वारक। देखिए मुख्य फोकस क्या है बच्चों, देखिएगा ये हमने यहाँ पर दो दर्पण बना रखे हैं। ये हमारा है अवतल दर्पण, कौन सा है, ये है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये है अवतल दर्पण, ठीक। और ये यहाँ पर है उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये उत्तल दर्पण, वो क्या है, अवतल दर्पण। तो अब मान लीजिएगा अवतल दर्पण सामने कोई वस्तु रखी है अनंत पर, तो इससे जो किरणें चलेंगी वो कैसे चलेंगी जानते हो, परस्पर समांतर। ये सभी किरणें चल रही हैं, डॉटेड लाइंस आपको दिख रही है, मतलब ये बहुत दूर से किरणें आ रही हैं। अनंत मतलब बहुत दूर से किरणें आ रही है, ठीक है। परस्पर समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर भी आ रही है, ठीक है। तो ये जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है, देखिए ये किरण आ रही मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर देखो, ये तो है मुख्य अक्ष बच्चों, देखिएगा ये जो लाइन है ना, ये क्या है, मुख्य अक्ष, जहां पे सेंटर बना हुआ है क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ये वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती हैं, तो जब दर्पण पे टकराती है, दर्पण से टकराने के बाद में जानते हो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है, इस बिंदु से होकर के जा रही है, ये जानते हो ये भी इस बिंदु से होकर के जा रही है, और ये भी इस बिंदु से होकर के जा रही है, और ये भी इस बिंदु से होकर के जा रही है, ठीक है। तो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे कैपिटल F देख रहे हो आप, इसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यही चीज जानते क्या, अगर उत्तल दर्पण में देखेंगे तब भी इसकी परिभाषा वही रहेगी, क्योंकि बात वही है। यहाँ पर क्या ये जानते हो, जो भी किरणें, देखो इसका मुख्य अक्ष ये है, इसका मुख्य अक्ष ये, ठीक है। अब इसके समांतर किरणें ये आ रही, एक किरण 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 ये आ रही। अब क्या हुआ, चूंकि देखिए उधर तो पारिश है, तो प्रकाश किरणें उधर तो जाएंगी नहीं, ठीक है। तो जब ये टकरा करके वापस जाएंगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये किसी एक ही फिक्स्ड पॉइंट से आ रही है। वो उस फिक्स्ड पॉइंट को जानते हो क्या बोलते हैं,
उत्तल दर्पण का फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस बोलते हैं। इसे भी कैपिटल एफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बच्चों क्या है कि फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी देखिए बच्चों, इसको समझिएगा कि फोकस दूरी क्या है। देखो, ये है गोली दर्पण का फोकस। क्या है? फोकस। ये ध्रुव दर्पण के फोकस तथा ध्रुव से, ठीक है, दर्पण के फोकस ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसमें देख लीजिएगा, ये ध्रुव पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या है? फोकस पॉइंट है। तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? जानते हो? गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाएगी। गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से, यानी कि जो ये ध्रुव है, ध्रुव और फोकस, इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी, ये क्या कहलाएगी? दर्पण की फोकस दूरी। क्या कहलाएगी? दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। फिर बात करते हैं कि हाँ, फोकस तल क्या है? फोकस तल देखिएगा, तो देखिए बच्चों, तो दर्पण की जो मुख्य अक्ष है, दर्पण की जो ये है मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष पर जानते हो जिसका फोकस होता है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से, अगर मान लीजिए कोई ऐसा तल है जो इसके फोकस से जा रहा है और मुख्य अक्ष के लंबवत है, इसमें देख लीजिएगा, ये फोकस है, फोकस से जा रहा है और मुख्य अक्ष के लंबवत तल है, तो ऐसे तल को क्या बोलेंगे? फोकस तल। क्या बोलेंगे? फोकस तल, यानी कि फोकल प्लेन बोलेंगे। फिर क्या आता है कि दर्पण का द्वारक। क्या? दर्पण का द्वारक। देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया आपका, ये एम, जो एम इस चीज है, ये है परावर्तक तल। क्या है? परावर्तक तल। तो परावर्तक तल का जो व्यास है ना, ये व्यास, ये क्या कहलाएगा जानते हो? दर्पण का द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसमें देखिए, ये इसका द्वारक है, ठीक, मतलब ये इसका पूरा व्यास होगा, ये क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए, दर्पण के परावर्तक को, गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? देखिए बच्चों, इसमें लीजिएगा, इसमें तो देखिए बच्चों, जो गोली दर्पण की फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, तो ये फोकस दूरी, उसकी वक्र त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है, यानी कि एफ बराबर r/2, या इसे लिख सकते हैं हम लोग r इक्वल टू 2f, कि वक्र त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। समझ गए? तो बच्चों, दर्पण की फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में यह संबंध होता है। इस पर हमें न्यूमेरिकल मिलेंगे और इसका बहुत बड़ा न्यूमेरिकल में यूज रहेगा। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक में बस इतना ही। ठीक है, अब इसका जो आधा पार्ट है बच्चों इस चैप्टर का, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपका 2 पार्ट में आपका जो पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद में जान दो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स, इसके बाद में जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं उनको अच्छे से कराऊंगा, उनको समझाऊंगा, ताकि आपका पूरा जो फिजिक्स का पार्ट यानी भौतिक विज्ञान का पार्ट है बिल्कुल क्लियर हो सके, कहीं से आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।